हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और चैप्टर का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 यानी 12वें चैप्टर जो कि भैया परमाणु है, इसका वन शॉट सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझने वाले हैं। आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये जो परमाणु और नाभिक है ये भैया इतना आसान है, ठीक है ना, इतना आसान चैप्टर है। यहां से मिलाकर परमाणु और नाभिक से मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी चैप्टर से बात कर ले, परमाणु से ही बात कर ले, 2025 का पेपर उठाइए भैया। इसमें जितने टॉपिक आज हम बताएंगे 4 से 5 टॉपिक सबके सब पूछे गए थे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। अब 2025 तक ही नहीं भाई, चाहे आप 26 में, 27 में, 28 में, चाहे जब पेपर दोगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आगामी एग्जाम में ये उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन हम निपटा देते हैं। कॉपी पेन के साथ बैठना भैया और एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करते चलना, क्योंकि हमने बताया ना कि भाई यही बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलिए शुरू करते हैं बबुआ पहले टॉपिक से। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, आपको पहले ही बता दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वन शॉट में वैसे भी हमने बताया उन्हीं टॉपिक को देखते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो। अब देखिए, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अल्फा कण के प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पन्नी लिया और उस पे अल्फा कणों की बौछार किया, अल्फा कणों की बमबारी किया, और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि एक परमाणु की संरचना किस तरह से होती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एक परमाणु की संरचना कैसे होती है और उससे संबंधित इन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। अब चलिए एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। तो बबुआ अपन लिखेंगे कैसे कि परमाणु की संरचना को समझने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, एक स्वर्ण पन्नी पर, जिसे बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, तो स्वर्ण पन्नी किस पर बौछार किया था, तो स्वर्ण पन्नी पर, स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी किया यानी बौछार किया। ठीक है, यानी उस पे गुजारा, जिसके आधार पर इन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। अब भैया निष्कर्ष जो निकाला यानी इनको निम्नलिखित बातें पता चली। और क्या बातें पता चली चलिए बताते हैं। तो भैया परमाणु के संबंध में जैसे इनको क्या कुछ पता चला, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने भैया पहला पॉइंट ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया, एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट ये बताया कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, क्या हुए भैया, बिना विचलित हुए स्वर्ण पन्नी को भेद कर निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है, मतलब खोखला है। यानी इसमें क्या किया बच्चों, इन्होंने ये बताया अधिकांश अल्फा कण पन्नी को भेदते हुए ऐसे क्या होते हैं भैया, सीधे यूं ही निकल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है भैया, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, खोखला होता है। ठीक है, इस तरह से भैया इन्होंने ये पहली बात इनको ये पता चली। अब दूसरा ये बताया कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते हुए गुजरते हैं, जिसे यह पता चला कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। यानी कुछ अल्फा कण क्या होता है भैया कि कुछ थोड़ा सा विचलित, यानी कुछ कोण पर थोड़ा सा विचलित होता है। ठीक है, जैसे दोनों तरफ बना रहे हैं भैया समझने के लिए, तो भैया कुछ अल्फा कण इस तरह से विचलित हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे होता है ये पता चलता है कि धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों,
इसमें रदरफोर्ड ने यह बताया कि कुछ अल्फा कण बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है और द्रव्यमान होता है वो परमाणु के अत्यंत छोटे भाग में केंद्रित होता है और उस छोटे वाले भाग को ही नाभिक कहा जाता है। यानी अधिकांश जो अल्फा कण है भैया वो बहुत बड़े कोण पर इस तरह से विचलित हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो इससे यह पता चलता है भैया कि परमाणु का एक जो अत्यंत छोटा भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है और इस छोटे वाले भाग को ही क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और ये है क्या, तो प्यारे बच्चों ये है अल्फा कण की बमबारी की गई है। ठीक है भैया, तो आई बात समझ में। तो ये हो जाता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, जो कि बहुत सिंपल है बच्चों, कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। और हमने बताया ना ये जब भी आएगा या तो 3 नंबर में आएगा या फिर भैया इतना याद रखना ये लॉन्ग में चला जाता है। ठीक है ना, आपको ज्यादातर तो 3 नंबर में ही देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पे हमने बताया कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत क्या है, कि इन्होंने परमाणु की संरचना को समझने के लिए स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार किया, जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। पहली बात ये कि अधिकांश जो अल्फा कण है भैया वो पन्नी को भेदते हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है यानी खाली होता है। कुछ अल्फा कण क्या है, थोड़ा सा विचलित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि भैया क्या है, परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है वो थोड़ा स्थान घेरता है, यानी अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा कुछ खाली स्थान क्या है, धीरे धीरे वहां पे धनावेश का मतलब यहां पे क्या होता है, उपस्थिति होती है। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में यह पता चला बच्चों कि जो अधिक मतलब कुछ अल्फा कण होते हैं बहुत बड़े कोण पर विचलित होते हैं, यानी बहुत बड़े कोण से चले जाएं या फिर ऐसे एकदम से लौट आते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो परमाणु का भैया जो यहां पे ध्यान देना कि समस्त धनावेश होता है और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। ठीक है भैया, वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। ठीक, और इसी वाले भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है भैया। इस छोटे वाले भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, जो कि बहुत सिंपल है भैया, रटने की कुछ जरूरत नहीं है बबुआ। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। वो तो अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत है, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है और साथ में ही बच्चों इसकी कमियों का उल्लेख करना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी भैया 2025 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमने बताया ना इसमें जितने टॉपिक हैं सारे के सारे लॉन्ग वाले टॉपिक हैं और सबके सब अपने आप में एक से बढ़कर एक टॉपिक है, यानी धुरंधर टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में व्याख्या करना है आपको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, कि रदरफोर्ड ने भैया क्या है परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें इन्होंने कुछ बातें बताई। ठीक है, उसको देखेंगे। फिर इनके परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई थी उस कमियों को देखेंगे। तो भैया पहला बात एक मतलब पहली चीज, एक एक पॉइंट समझते चलना बबुआ, कि पहली चीज इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के एक केंद्र में एक छोटे से भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या भी बताया कि भैया जैसे ये क्या है, परमाणु है, तो भैया परमाणु में इन्होंने ये बताया कि एक छोटे से भाग में समस्त धनावेश जो होता है निहित होता है।
और इसी वाले भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? नाभिक कहा जाता है। इसमें कहा गया है ना कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है और समस्त धनावेश एक छोटे भाग में निहित होता है, और इसी स्थान को, यानी ये अत्यंत सघन क्षेत्र होता है इस जिसमें समस्त द्रव्यमान निहित होता है परमाणु का, इस भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नाभिक कहते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है कि नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। मतलब भैया यूं कह लें कि इसके चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भैया? घूमते रहते हैं। ठीक है, मतलब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, यहां पे वही चीज बताया जा रहा है। तो यहां पे वही कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर मुक्त क्या है? कक्षाएं होती हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें क्या है? घूमते रहते हैं। तो ये इनका कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ये दूसरी बात। उसके बाद भैया तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा, रदरफोर्ड ने, कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मतलब तीसरी बात में साफ साफ ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसके लिए इनको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, और वो अभिकेंद्रीय बल जो होता है भैया वो वैद्युत आकर्षण बल के ही बराबर होता है। वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है, यानी वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ही ये अभिकेंद्रीय बल इनको प्राप्त होता है, और अभिकेंद्रीय बल से ही इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहते हैं, यानी लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, इन्होंने यही बताया, क्योंकि भाई देखिए जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो इसका मतलब यहां पे ये बताया गया कि ये अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, और ये अभिकेंद्रीय बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें इन्होंने प्रमुख रूप से भैया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कही है। कुछ भी नहीं करना आपको भाई, देखिए ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ना तो कुछ समझाने की आपको विशेष जरूरत है। जो कुछ भी है वो आपको यहां समझना है। तो हमने बता दिया ना, तीनों रटना नहीं। पहली चीज हमने ये बताया कि भाई रदरफोर्ड ने ये बताया कि प्रत्येक परमाणु का कुल धनावेश तथा समस्त जो द्रव्यमान होता है एक छोटे भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरी बात ये बताया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, और इनका कुल जो ऋणावेश होता है वो क्या है भाई? यहां पर बताया गया नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। तीसरी बात ये बताया गया जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो उनको मिलने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पता चली। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए भैया आगे चलते हैं। अब चलते हैं भैया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को देखते हैं। ठीक है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट भैया, और 2025 में ये भी आया था। बताया ना जितने टॉपिक हैं सब आए थे, आप पेपर उठाओ आपको दिख जाएगा। ठीक है, कमियां मिलाकर जैसे पूछ ले तब 5 नंबर का, नहीं तो अलग अलग पूछता है, तो भैया ये सब 3 नंबर वाले टॉपिक होते हैं। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई थी? तो प्यारे बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 प्रमुख कमियां रह गई थी। पहली कमी यह है भैया कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में कमी, या परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। तो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि
कि जैसे कोई, इन्होंने ये बताया कि मान लेते हैं कि भाई ये परमाणु है और उसके बाद इसमें भैया ये क्या है, नाभिक है जिसमें समस्त द्रव्यमान निहित है। तो इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, घूमते रहते हैं, ठीक है। और वैद्युत स्थितिकी या वैद्युत गतिकी का जो नियम होता है वो ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट यानी लगातार गति करता है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और ऊर्जा जब उत्सर्जित करेगा तो एक समय ऐसी हो जाएगी कि भैया उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो वो जाकर के धीरे धीरे, जैसे यहां से मान लेते हैं घूमना शुरू हो गया, ऐसे घूमेगा भैया, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यानी ऊर्जा उसकी धीरे धीरे खर्च हो रही है, ऐसे घूमेगा और एक टाइम आएगा भैया वो नाभिक में जाकर के गिर जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए था, किसके अनुसार, रदरफोर्ड के, क्योंकि रदरफोर्ड ने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन लगातार, ठीक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं, तो यही बताया गया था। तो यहां पर पहली कमी तो यही है। तो जबकि भैया यहां पे हमें ये लिखना है कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, और वैद्युत गतिकी के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। तो यही भैया इनकी सबसे बड़ी कमी रह गई थी। इसके बारे में इन्होंने सही से बताया ही नहीं। यानी परमाणु के अंदर जो सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, ठीक है, किन कक्षाओं में घूमता है अभी वो हम जब बोहर-बरी का परमाणु मॉडल देखेंगे तो उसमें समझाएंगे। उन्होंने इनके कमी को दूर किया था और बताया किसमें घूमते हैं। तो समझ में आ गया, पहली कमी यही, ठीक है ना, पहली कमी यही हो गई। और उसके बाद दूसरा है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। यानी ये जो रदरफोर्ड का नियम होता है, ये परमाणु मतलब ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। यानी इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम अभी आगे पढ़ेंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सभी क्या है, श्रेणियां होती हैं। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कहीं बात तक नहीं किया है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की यही दो प्रमुख कमियां होती हैं। एक तो भैया ये परमाणु के अस्थायित्व के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, इन्होंने बस ये बताया कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या है भैया, मुक्त कक्षाओं, क्या है, कक्षाएं होती हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बस घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कुछ नहीं बताया, तो बस इतना बताया कि घूमते रहते हैं। तो ये हो जाएगी भैया कमी। आई बात समझ में? चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हाँ भैया अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के बोहर की परमाणु जो मतलब बोहर मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सारे व्याख्यात्मक प्रश्न है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा केवल आपको समझना है इसमें, क्योंकि इनको भैया हमने बताया ना ये सब क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी व्याख्या वाले प्रश्न है, इसलिए ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो देखिए भैया बोहर-बरी का परमाणु मॉडल क्या होता है, और ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए नील्स बोहर, पूरा नाम है नील्स बोहर, शुद्ध नाम। तो नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, और बोहर ने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया है उनकी कमियों को दूर किया, और परमाणु मॉडल संबंधी इन्होंने 3 बातें बताई। सबसे पहला ये बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी इन्होंने ये बताया
कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाई ऐसा नहीं है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बिना ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते रहते हैं। जैसे ये है तो आपने पढ़ा है भैया, इनकी जो कक्षाएं हैं, एक मिनट, इनकी जो कक्षाएं हैं आपने पढ़ा है, ठीक है, इस तरह से पढ़ा होगा। जिससे जो कक्षाएं हैं के एल एम एन, ये क्या है भाई, ये कक्षाएं होती हैं, ठीक है, बोहरबरी में ये कक्षाएं होती हैं, याद है ना। तो ये जैसे के एल एम एन, या फिर उसमें अगर देखें एस पी डी एफ चलता है, तो ये बोहरबरी अफबाउ का नियम आपने पढ़ा है, तो ये कक्षाएं होती हैं। तो यहां पर वही चीज कहा जा रहा है। पहली चीज ये है भैया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए क्या है, घूमता रहता है अपनी निश्चित कक्षाओं में। ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरा ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक हो। और यहां से कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, यानी इसमें बताया गया कि भैया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका जो कोणीय संवेग हो, कोणीय संवेग होता है, वो कह रहा है h/2 का पूर्ण गुणक हो, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, इसका मतलब ये है भैया, यहां पे n आगे लगा रहेगा, तो कोणीय संवेग को j से दर्शाते हैं, j बराबर n और उसके बाद h/2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर क्या होता है, mvr होता है, mvr बराबर, ठीक, यहां पे n h/2, nh/2, और जहां पे n क्या होता है ध्यान देना, तो ये क्वांटम संख्या को बताता है, ठीक है। n क्या होता है भैया, क्वांटम संख्या को बताता है, तो इतना याद रखना, ठीक है भैया। तो ये हो जाता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों अगला पॉइंट क्या बताया गया, अगला पॉइंट में इन्होंने ये बात किया कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षा में रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा वाले, मतलब निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अर्थात परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च वाले में जाएगा, तो यहां बोला जा रहा है, तो भैया देखिए बोल रहा है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ये क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा, अवशोषण। और जो अपनी कक्षा से निचली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। कहने का मतलब ये भाई ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन तभी करेगा जब ये अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में जाता है। और इसके लिए भैया जो ऊर्जा का फार्मूला होता है वो डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस का E1, E2 माइनस का E1। अब चूंकि एक चीज ये भी ध्यान देना भैया, जो ये डेल्टा E है इसके बराबर H इंटू न्यू होता है। इसके पहले वाले भैया चैप्टर में हमने पढ़ा है बबुआ, तो यहां से हम फार्मूला H न्यू बराबर जब लिखेंगे, इधर देख लेते हैं, तो भैया E के स्थान पे H न्यू लिखेंगे, H न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपान, मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब यहीं पे H न्यू बराबर E2 माइनस का E1। या फिर भैया यहां पे अगर न्यू बराबर यानी आवृत्ति अकेले निकालना चाहें तो ये हो जाएगा E2 माइनस का E1 अपान यहां से भैया H क्या होता है बच्चों, प्लांक नियतांक होता है, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला होता है, कभी कभार बच्चों इस पे न्यूमेरिकल वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, इस पे भी कई बार देखने को मिला है। यहाँ ये क्वांटम संख्या को बताता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है भैया। आपका ये जो टॉपिक है कह रहा है कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी भैया 2025 में आया हुआ है। बताया ना, जितने टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक आपके पूछे गए हैं और ये लगभग हर साल होता है, ऐसा नहीं कि केवल 2025 में ऐसा हुआ है तब, क्योंकि भैया वन शॉट है तो हम चैप्टर तो मतलब सारे टॉपिक तो वैसे ही बताते, लेकिन बता रहे हैं ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, तो भैया चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है इसके आधार पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए आपको सूत्र प्राप्त करना या व्यंजक प्राप्त करना है। तो जिससे मान लेते हैं कि माना E, M तथा V क्रमशः इलेक्ट्रॉन के आवेश, द्रव्यमान और वेग हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन की मतलब यह इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। तो नाभिक पर जो धनावेश है वो Ze है। तो जैसे मान लिया भैया एक क्या है यहां पे परमाणु है, ठीक है, और इसका जो भैया यहां पे ध्यान देना, ठीक है, और ये समस्त द्रव्यमान निहित है और इसमें है Ze और भैया इसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, और यहीं पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर काट रहा है और भैया किस वेग से, तो वेग v है, वेग v है, v वेग से घूम रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ऐसे केस में जब ये घूमता है तो रदरफोर्ड ने, याद करो भैया, रदरफोर्ड ने यह बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसे अभिकेंद्रीय बल, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो कि एक वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ही उसको मिलता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि रदरफोर्ड के सिद्धांत से, यहां पे लिखेंगे कि एक मिनट भैया क्या हो रहा है, कि रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, अब रदरफोर्ड ने यही बताया था भैया कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है, बल होता है, थोड़ा इधर से लिखें, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय जो बल होता है भैया वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, वो वैद्युत आकर्षण बल के बराबर, वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, जो अभिकेंद्रीय बल मतलब अभिकेंद्रीय बल होता है वो वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। ये रदरफोर्ड ने भैया अपने परमाणु मॉडल में कहा था, हमने आपको इससे पहले भी बताया है। तो अभिकेंद्रीय जो बल होता है भैया, जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला, यानी जब कोई कण वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है या वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है तो उस पे लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r होता है और यही क्या करता है, उसके संतुलन को बनाए रखता है, उसे गिरने नहीं देता है। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, वैद्युत आकर्षण बल के, जो कि भैया यूं कह लें कि कूलाम का जो नियम होता है। तो वैद्युत आकर्षण बल फार्मूला 1/4πε0 इंटू का Q1 Q2/r² होता है। तो Q1 की जगह पर भैया यहां पे एक क्या है भैया, एक जो बल यहां पे है आवेश वो Ze है और Q2 का मतलब दूसरा आवेश क्या है भैया, तो दूसरा यहां इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E है और अपान का r² है तो ये तो r² रहेगा ही। तो भैया इसको अगर देखें कुछ कटने वाली चीजें हैं तो हाँ बिल्कुल कट जाएंगी, एक r से एक r कट गया तो बचा क्या प्यारे बच्चों, mv² बराबर, तो ऊपर भी अगर ध्यान दें तो ऊपर बच गया है 1/4π, या फिर ऐसे भी डायरेक्टली लिख दें कि z × e² और अपान नीचे क्या है भैया 4
पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का आर। ठीक है, इतना बच गया है। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्या कर देंगे भैया, समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 दे दिया। ध्यान से समझना, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भैया। अब चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, तो भैया कोणीय संवेग क्या होता है, वो होता है J बराबर N फिर H अपान 2 पाई, ये होता है। तो यहां पे J बराबर क्या होता है, तो यहां पे MVR भी होता है, बराबर यहां पे लिखेंगे NH अपान 2 पाई। तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, या वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब भैया दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे, तो वो वर्ग जब करेंगे भैया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा एन का स्क्वायर, इंटू का हो जाएगा एच का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, 2 दूना ये 4 हो गया, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 पाई स्क्वायर, इतना हो गया भैया। अब एक चीज देखिए, कुछ कटने वाली अगर चीजें हैं तो और भी काट देते हैं, नहीं तो कोई बात ना, डायरेक्टली इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं। समीकरण 1 यहां रहा, समीकरण 2 यहां है। तो अब लिखेंगे कि समीकरण, हम लिख देते हैं भैया समीकरण 2 भागे 1। ठीक है, समीकरण 2 भागे 1, तो समीकरण 2 ये है, इसमें 1 का भाग लगा दो भैया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना बबुआ। तो चलिए देखते हैं, जब भाग लगा देंगे भैया, जब भाग लगा देंगे, ये ध्यान से समझिए क्या है, ये है एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बटे में ये लगाना है एम वी स्क्वायर। क्या है, एम वी स्क्वायर इधर कर देना है, और इधर वाले के बटे में पूरा ये कर देना है। तो बराबर भैया इधर वाला ये क्या है, तो ये है, ध्यान देना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान भैया क्या है, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और मेन बटा के करके ये है जेड ई स्क्वायर स्क्वायर, और ये बटे में भैया क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का आर, इतना है। जो कटने वाली चीज है, देखिए एक एम से एक एम काट देते हैं, वी स्क्वायर से पूरा वी स्क्वायर कट गया। ठीक है, और इधर 4 पाई से ये 4, देखिए एक 4 और एक पाई कट गया। ठीक है भैया, तो अब उसके बाद अब क्या बचा है, पहले वो समझना, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। यहां पे क्या बचा है, तो यहां पे m इंटू का वी स्क्वायर बचा है, सॉरी m, ठीक है, एक तो हाँ वी स्क्वायर कट गया है, एक m बचा है, m इंटू का आर स्क्वायर बचा है। और यहां पे क्या बचा हुआ है, ध्यान से समझिए, यहां पे बचा है, मतलब क्या चीज बचा है, तो बच गया है एन स्क्वायर इंटू का एच स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू का एच स्क्वायर, नीचे केवल और केवल पाई बचा है। क्या बचा है भैया, एक पाई बचा है, और ये बटे का बटे है, ये ऊपर भेज देते हैं, गुना हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू का ये आर एक बचा है। ठीक है भैया, और नीचे अगर आ जाएंगे तो नीचे केवल जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां देखिए क्या है, एप्सिलॉन नॉट आर है तो ऊपर भेज दिया, यहां जेड ई स्क्वायर है। या फिर अब देखिए कुछ और भी कटने लायक चीजें हैं, तो काट देते हैं, बिल्कुल है, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो यहां पर केवल एम आर बचा। या फिर अब देखिए एम नीचे ले जाइए, केवल हमको आर चाहिए, आर बराबर जब करेंगे तो इसको थोड़ा सही से लाइए, एन स्क्वायर आगे ले लीजिए। अब कोष्ठक में बचा क्या प्यारे बच्चों, तो कोष्ठक में बच गया है, इतना ध्यान देना कि कोष्ठक में बचा क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू का एच स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बच गया है पूरा का पूरा, यहां पे बच गया है भैया, ठीक, एम इंटू का पाई और इंटू का जेड ई स्क्वायर।
ठीक है, ये पूरा बच गया है। या यूं कह सकते हैं कि जो आर है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, एन स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर व्यंजक की बात करें भैया तो ये व्यंजक हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। बाकी रही बात तो इसमें जो त्रिज्या हो जाएगी भैया, यूं कह सकते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर, ठीक है, एनवी कक्षा की जो त्रिज्या है वो यानी उस कक्षा यानी एन के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, और जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, रटने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, बस एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, इतना याद रखना बच्चों। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के एक और लाजवाब टॉपिक को, जो कि अक्सर जब भी आता है 5 ही नंबर में आता है, 3 नंबर में तो संभावना बहुत कम है, और ये भी 2025 में आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। हमने बताया ना भैया, तो इसमें भाई जितने टॉपिक हमने शुरू से अब तक के देखे, सारे टॉपिक 2025 में पूछे गए हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम में भी ये सारे इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। जरूरी नहीं कि भाई 25 में आया 26 में, डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। कहां से देगा, क्योंकि टॉपिक बस गिने चुने हैं, पेपर 7 बनना है। अब जब 7 सेट बनेगा, 4 से 5 ही टॉपिक हैं, तो भैया कहां से देगा, हर एक सेट में एक टॉपिक को तो देना ही पड़ेगा। तो इतना इसीलिए बोल रहे हैं, याद रखना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है भैया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, जो कि काफी लाजवाब टॉपिक है। तो देखिए भैया ये क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जाती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनिक अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा है वो निम्न सूत्रों द्वारा, मतलब निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये बताया, क्वांटम का सिद्धांत ये कहता है यदि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनिक अवस्था है इसे शून्य ऊर्जा स्तर मान ले, ठीक है, तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर को एक फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसी फार्मूले से जितनी श्रेणियां हैं सबके तरंग दैर्ध्य का मान निकालते हैं। ठीक है, चाहे वो लाइमन श्रेणी हो, बामर श्रेणी हो, पास्चन श्रेणी हो, ब्रैकेट श्रेणी हो, या फिर फुंड श्रेणी हो। और जो भैया फार्मूला होता है ऊर्जा के लिए वो होता है प्यारे बच्चों ई एन बराबर माइनस का आर एच सी अपान का भैया एन स्क्वायर। यही फार्मूला ये ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है भैया, या बच्चों इसी फार्मूले को, इसी को भैया ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई एन बराबर माइनस का, जैसे आर क्या है, रीडबर्ग नियतांक है, आर का मान रख दो, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, उसका मान रख दो, सी क्या है, प्रकाश की चाल, उसका मान रख दो। जब सब मान रख दो तो माइनस का ये 13.6 अपान ये एन स्क्वायर, ये ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है मात्रक, तब ये फार्मूला कुछ इस कदर बन जाता है। ठीक है, हालांकि जितने कांस्टेंट वैल्यू होते हैं आपको रटने की जरूरत नहीं, वो आपके पेपर के लास्ट वाले पेज में दिया रहेगा। जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है सबसे अंतिम वाले पेज में, जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता, म्यू नॉट का मान नहीं पता, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया आर का मान नहीं पता, सी का मान नहीं पता, एच का नहीं पता, तो वहां पर सब दिया रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, तो ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले द्वारा क्या होता है, विभिन्न श्रेणियों की ऊर्जा निकालते हैं। तो पहले चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखते हैं।
हो गया भैया। चलिए अब बच्चों शुरू करते हैं विभिन्न श्रेणियों को। तो सबसे पहले भैया, सबसे पहले बबुआ अपन शुरू कर देते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है प्यारे बच्चों वो है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी भैया? लाइमन श्रेणी। अब देखिए लाइमन श्रेणी क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है लाइमन श्रेणी है। तो लाइमन श्रेणी क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर, यहां n बराबर 1 दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से समझिए भैया, यहां आपको उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 1 यानी पहली ऊर्जा स्तर यानी पहली कक्षा में आए तो बच्चों उससे जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है। और क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है कि लाइमन श्रेणी प्रकाश, मतलब यहां पे बोला जाता है कि प्रकाश के किस भाग में बनता है। तो ये सारी चीजें अपन समझेंगे। तो यहां पर लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर कोष्टक में n बराबर 1 में प्रवेश करता है तो इससे जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। लाइमन श्रेणी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? लाइमन श्रेणी कहते हैं। और लाइमन श्रेणी के लिए प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपान लेमडा बराबर r और कोष्टक में 1 अपान ये n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये फार्मूला होता है। अब एक चीज ध्यान देना, तो जैसे इस पे अगर रखेंगे तो 1 अपान लेमडा बराबर यहां पे रखेंगे r, ठीक है, और उसके बाद 1 अपान यहां n, भाई किसके लिए? क्योंकि लाइमन के लिए प्यारे बच्चों n बराबर लिखना क्या पड़ेगा, तो n यहां पे n1 बराबर तो 1 ही लिखेंगे क्योंकि पहली कक्षा में आ रहा है, इसलिए जब लिखेंगे तो यहां पे 1 अपान ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 1 अपान रखेंगे तो यहां तो भैया आपका n2 का ही स्क्वायर हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान देना, ये तो रहा आपका फार्मूला, ठीक है, ये तो रहा भैया आपका फार्मूला किसके लिए? तो ये लाइमन श्रेणी के लिए। लेकिन अब जो यहां पे भैया n2 का मान रखेंगे वो n2 का मान 1 को छोड़कर लिखा जाएगा क्योंकि पहली कक्षा में प्रवेश कर रहा है, तो यहां पे 2 3 4 ठीक है 5 ऐसे डैश डैश करके आगे चलता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हो गया भैया। अब यहां पे क्वेश्चन जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन ये किया जाता है कि लाइमन श्रेणी ये किस भाग में बनता है, तो भैया यहां पर लिखेंगे कि लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनता है। ठीक है, ध्यान देना भैया, यहां पर भी हम लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 मिनट इसको साइड रखिए। तो लाइमन जो श्रेणी होता है, तो ये जो लाइमन वाली श्रेणी है ये पराबैंगनी भाग में बनता है, ठीक है, याद रखना पराबैंगनी भाग में बनती है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि भैया जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में आएगा तो लाइमन श्रेणी बनेगा। ये किसमें, तो ये स्पेक्ट्रम के, एक मिनट यहां पे भाई स्पेक्ट्रम ना लिख करके, एक मिनट भैया, एक मिनट एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ स्पेक्ट्रम के लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, प्रकाश लिख दिए हैं स्पेक्ट्रम के, क्योंकि स्पेक्ट्रम की हमें व्याख्या करना है ना, स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में बनती है। ठीक है, ये जो लाइमन श्रेणी होती है। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। ठीक, तो लाइमन हो गया। अब भैया हम दूसरा देखते हैं। लाइमन हो गया प्यारे बच्चों, अब देखते हैं बामर श्रेणी। लाइमन हो गया भैया, अब दूसरा देखते हैं बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी हो गया, दूसरा बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी क्या है भैया, तो साफ साफ पता चल रहा है बच्चों, सब कुछ पता चल रहा है कि भाई जब उच्च ऊर्जा से पहली कक्षा में आया था, यानी पहली ऊर्जा स्तर में आया था तो लाइमन श्रेणी बना था। अब जब उच्च ऊर्जा स्तर से प्यारे बच्चों n बराबर 2 तक, यानी अब जब दूसरी कक्षा में आएगा तो कौन सी श्रेणी बनेगा बबुआ, बामर श्रेणी। तो हम लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे भैया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर कोष्टक में n बराबर 2 में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को क्या कहेंगे भैया, बामर श्रेणी कहते हैं। बामर श्रेणी कहते हैं। तो भैया अब इसके लिए प्यारे बच्चों जो सूत्र हो जाएगा वो 1/λ बराबर ये r रहा, और कोष्टक में 1/, अब यहां पे भैया ध्यान देना 1/, यहां का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये 1/, ये तो n स्क्वायर रहेगा ही। अब यहां पे n का मतलब देखिए, वहां हमने n2 एक फार्मूले की तरह से लिख दिया था। अब यहां पे ध्यान देना, तो ये आपका n बराबर, यहां पे भैया कुछ भी रख सकते हैं। अब ये n में आप जैसे यहां 2 है तो यहां पे 3 से चलेगा, 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका किसके लिए फार्मूला हो गया भैया, तो ये आपका हो गया बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, याद रखना लाइमन में यहां 1 का स्क्वायर, बामर में 2 का स्क्वायर, बाकी ये तो n रहेगा ही। ठीक है, और ये जो अभी हमने एक और आपको बात बताई कि भैया जो बामर श्रेणी किस भाग में बनता है, तो स्पेक्ट्रम के किस भाग में भैया, तो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में बनती है। ठीक है भैया, किस भाग में, तो दृश्य भाग में। तो ये जो बामर श्रेणी है ये दृश्य भाग में, स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में बनती है, और जो लाइमन था ये तो हमने बताया पराबैंगनी भाग में बनती है। ठीक है, पराबैंगनी भाग में बनती है। समझ में आ गया, तो ये हो गया बामर श्रेणी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। ठीक है भैया, समझ में आ गया ना, तो ये n स्क्वायर, या फिर हमने बताया ना अगर आपको जैसे दिक्कत हो तो यहां पे लिख सकते हैं n2 ही मानिए। ठीक, नहीं तो आप कहेंगे वहां n2 लिखा यहां n लिख दे रहे हैं। तो ये अब उसके बाद भैया चलिए चलते हैं तीसरा क्या होता है भैया, अब देखिएगा जो तीसरा होता है प्यारे बच्चों, पाश्चन श्रेणी।
लाइमन हो गया, बामर हो गया, लाइमन, बामर। अब तीसरा हो गया पाषाण, या कहीं कहीं पाश्चन लिखा होता है, ठीक है, पाश्चन श्रेणी। तो भैया पाश्चन श्रेणी क्या होती है प्यारे बच्चों, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से कहां जाए भैया, तीसरे ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा स्तर कोष्टक में भैया n बराबर अब की बार 3 लिख दें, में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को पाषाण, या फिर हमने बताया ना पाश्चन श्रेणी कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है भैया, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर कोष्टक में भैया n बराबर 3 में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त होने वाली श्रेणी पाषाण या पाश्चन श्रेणी कहलाएगी। और इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है भैया वो 1/λ बराबर क्या होता है, r, और कोष्टक में प्यारे बच्चों 1/, भाई तीसरे में आ रहा है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/, ये तो आपका n2 का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब इसके लिए भैया अब की बार वही चीज कि अब की n2 का मान कहां से, 3 है तो ये 4 से शुरू हो जाएगा, 4 5 6 से, ठीक है, याद रखना, ठीक, यानी जहां तक रहे उससे एक छोड़कर आगे चलेगा। तो ये हो जाएगा भैया किसके लिए, पाश्चन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र। और भैया ये किस भाग में बनता है प्यारे बच्चों, तो यह श्रेणी ठीक है स्पेक्ट्रम यानी पट्टी, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में बनती है, ठीक है। तो यहां से समझने का प्रयास करिए। अब जब तीसरे में आएगा भैया तो पाषाण या पाश्चन श्रेणी, और ये किस भाग में बनती है, अवरक्त भाग में, ठीक है। और इसके लिए भैया ऊर्जा अगर जैसे पूछ ले तो भैया ऊर्जा का फार्मूला जो हो जाएगा ना बबुआ, पहले के लिए यहां पे ध्यान देना, ये माइनस का 13.6 अपान ये 1 का स्क्वायर, और दूसरे के लिए भैया माइनस का ध्यान देना, ये ऊर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपान 2 का स्क्वायर। तीसरे के लिए इसी तरह हो जाएगा माइनस का 13.6 अपान भैया 3 का स्क्वायर। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये क्या है, बढ़ता चला जाएगा। अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये ऊर्जा के लिए भी इधर निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा पाश्चन श्रेणी के लिए, ठीक। तो आपको भैया ये समझ में आ गया, श्रेणी तो बनाना ही बनाना है। हालांकि ये सब जो हम अवरक्त दृश्य ये सब लिख रहे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक भी बनाकर आप डायरेक्टली लास्ट में कैसे लिखना है वो बता देंगे, आपको ऐसे साथ साथ नहीं चलना, ठीक। तो ये हो गया पाश्चन श्रेणी। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम आगे क्या। अब देखिए भैया फालतू का अभी तक इतना मिटा रहे हैं, अब यही परिभाषा में देखिए बस थोड़ा सा अंतर कर देते हैं कि भैया यहां पे परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा कि भैया अब की लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन हो गया। अब जो चौथा है भैया वो क्या हो गया, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी क्या होगा भैया, ब्रैकेट श्रेणी में प्यारे बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जहां तीसरे ऊर्जा स्तर है n बराबर जो 3 है, तो यहां पर भैया वही हम लिख देंगे भैया चौथे, ठीक है, चौथे ऊर्जा स्तर, तो यानी n बराबर
4 में प्रवेश करता है भैया, तो उससे प्राप्त श्रेणी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उससे प्राप्त श्रेणी को भैया अपन क्या बोलेंगे? तो बोल देंगे बबुआ ब्रैकेट श्रेणी। क्या कहेंगे भैया? ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी कह देंगे। अब यहां पे जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला भी सेम रहेगा, जहां पे भैया n बराबर 3 है, जहां पे प्यारे बच्चों n बराबर 3 है, वहीं n बराबर अब की बार 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। और यहां पर जो अब n है, ठीक है, पूरा फार्मूला रहेगा वही चीज। अब यहां पर भैया जो n है, n2 की शुरुआत अब जब 4 से कर दिया है तो ये 5, 6, 7 ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसमें भाई ये श्रेणी किस भाग में बनती है? तो ये जो श्रेणी होगी प्यारे बच्चों ब्रैकेट श्रेणी, तो लिखेंगे कि यह श्रेणी अवरक्त भाग में बनती है, ये भी अवरक्त भाग में बनती है, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में बनती है। कौन सी श्रेणी? ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। मतलब यहां पर अगर आप नजर डालें प्यारे बच्चों, तो n बराबर 4 भी जो होगा वो क्या है? ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। और ये भी क्या है? अवरक्त भाग में बन रही है। किस भाग में? अवरक्त। और इसके लिए जो ऊर्जा है अवरक्त भाग के लिए, यहां माइनस का 13.6 अपान नीचे 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब उसके बाद आपका भैया एक बचता है, ठीक, ये तो ब्रैकेट हो गया। तो चलिए पहले ब्रैकेट श्रेणी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो देखिए अब हम देखेंगे पांचवा जो होगा भैया, पांचवा जो होगा, चलिए भाई पूरा का पूरा हटा के ही लिखते हैं, कोई दिक्कत ना, भाई पूरा हटाकर ही लिखते हैं। भाई अब हम लिखते हैं जो पांचवा श्रेणी है वो है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी, अब फुंड श्रेणी में क्या होगा भैया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा स्तर कोष्ठक में n बराबर 5 में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को फुंड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फुंड श्रेणी कहते हैं। अब फुंड श्रेणी के लिए भैया जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होगा प्यारे बच्चों 1 अपान लेमडा बराबर r, कोष्टक में 1 अपान यहां 5 का स्क्वायर। अब तो बखूबी इस बात को समझ गए होंगे, माइनस का भैया 1 अपान यहां पे n2 का स्क्वायर, ठीक है। और जहां पे प्यारे बच्चों ये n2 है, अब जैसे 5 है तो यहां से 6 से शुरुआत, 6, 7, 8 ऐसे करके ऐसे चलेगा, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा किसके लिए? फुंड श्रेणी के लिए। और फुंड श्रेणी जो है भैया वो किस भाग में बनता है? स्पेक्ट्रम के किस भाग में? तो ये भी भैया किस भाग में? तो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, ठीक है, अवरक्त भाग में। यानी यहां से अगर आप ध्यान दें तो भैया अब जो ये फुंड श्रेणी है, यहां पे फंड लिखा है, फुंड श्रेणी है, ये भी प्यारे बच्चों किस भाग में? तो अवरक्त भाग में। और इसके लिए ध्यान देना जो तरंग दैर्ध्य का यहाँ पे ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस का 13.6 अपान, अब लिखेंगे हम नीचे 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे भैया आप देख सकते हैं n बराबर 5, तो यहां n बराबर, यहां पे 1 पे लाइमन श्रेणी है, n बराबर 2 है तो ब्रैकेट श्रेणी है,
यानी सॉरी यानी लाइमन श्रेणी n बराबर 2, बामन श्रेणी n बराबर 3, यहां पे ध्यान देना भैया पाश्चन श्रेणी, और n बराबर 4 ब्रैकेट श्रेणी, n बराबर 5 फुंड श्रेणी। तो भैया ये भी समझ में आ गया। अब आपको समझने की जरूरत यह है प्यारे बच्चों कि भैया फिगर तो आपको जैसे एग्जाम में आएगा तो फिगर तो आपको केवल एक ही डायग्राम बनाना है, बाकी जितनी श्रेणियां हैं सभी श्रेणियों के लिए आपको ऐसे ही तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखना है। अब ऐसा नहीं कि जितनी श्रेणियां बनाएंगे सबके लिए आप ऐसा बनाएंगे, नहीं भैया, आपको एक स्टार्टिंग में ही ऐसे दर्शा देना है, या चाहे सबसे लास्ट में दर्शाइए, एक डायग्राम दर्शाना होगा, ठीक है, जिनके लिए ये ऊर्जा के लिए सूत्र आपको लिखना होगा इधर, और इधर आपको n मतलब ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे इनफाइनाइट दर्शाना है, और ये सबकी भाई लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये श्रेणियां दर्शानी है। और ये भी लिख देना है, अगर लिख देना है भाई पराबैंगनी भाग में, दृश्य भाग में, और ये तीनों अवरक्त भाग में बनती हैं। चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बस अब एक नंबर वाले इधर उधर जो आपके भैया एक नंबर वाले क्वेश्चन बचे खुचे हैं उनको अपन शॉर्ट वीडियो में निपटा देंगे। बाकी भैया हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक तरफ से कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।